हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.6 और इसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। देखेंगे अगर ये एज अ लॉन्ग आ जाए तो इसे प्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो कुछ पोर्शन तो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है और जो पोर्शन रहता है उसे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटर जैन शबीर। टॉपिक का नाम है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। शॉर्ट में करके मैंने यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी लिख दिया। अब स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है, पहले तो तुम लोगों को स्ट्रेन का मतलब पता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। स्ट्रेन का मतलब है डेफॉर्मेशन, स्ट्रेस की वजह से जो डेफॉर्मेशन होती है उसी को स्ट्रेन बोला जाता है मोटे मोटे तौर पे। तो मान के चलो ये मेरे पास है स्प्रिंग। अब मैंने देखना है स्ट्रेन एनर्जी को। ये मेरे पास स्प्रिंग है, जब मैं स्प्रिंग पे वर्क करूंगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ये स्प्रिंग डिफॉर्म होगा, इसमें स्ट्रेच होगी। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेच होगी वैसे वैसे इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्क की वजह से स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। और तुम लोगों को पता है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में तुम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। लेकिन बहरहाल वर्क करूंगा तो इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कैसे पता लगेगा, मैं छोड़ूंगा ये स्प्रिंग वापस आएगी। कैसे वापस आएगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी तो इसी वजह से वापस आई। लेकिन वर्क की वजह से चूंकि इसमें स्ट्रेचनेस हुई है, डिफॉर्म हुआ ये स्प्रिंग, तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं स्ट्रेन एनर्जी भी बोलता हूं। स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, एनर्जी स्टोर इन अ मटेरियल ड्यू टू डेफॉर्मेशन। डेफॉर्मेशन होने की वजह से स्प्रिंग भी डिफॉर्म हुआ, तो डिफॉर्म होने की वजह से जो एक मटेरियल में एनर्जी स्टोर होता है व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब उस पर स्ट्रेस अप्लाई की जाए। तो देखो जब मैं इस मटेरियल पे स्ट्रेस लगाऊंगा इसकी वजह से ये डिफॉर्म होगा, तो डिफॉर्म होने की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी उसी को बोला जाएगा ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये देखना कि ये स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर है। तो यही मेरे पास स्प्रिंग है, मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे उतरूंगा तो ये स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी जब मैं इन पे वर्क डन नहीं कर रहा, जब मैंने इन पे कोई फोर्स नहीं लगाई, तो ये मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे वर्क डन करूंगा बाय अप्लाइंग स्ट्रेचिंग फोर्स लगा के इन पे वर्क डन करूंगा, तो उस वर्क डन की वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रेच हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएंगे और स्ट्रेचनेस की वजह से इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहेगी कि मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए। तो यहाँ पे जो वर्क डन है इनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जितना मैं इन पे वर्क डन करूंगा उतना ज्यादा स्ट्रेच, उतनी ज्यादा इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी चाहेंगे कि मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए। तो इनडायरेक्टली जो वर्क डन मैं करूंगा इस बॉडी पे वो मेरे पास बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के जो कि स्टोर हुई है, और अल्टीमेटली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी के ही बराबर होगी, क्योंकि डेफॉर्मेशन की वजह से हो रही है ना। तो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो अल्टीमेटली मेरे पास वर्क डन के बराबर होगी कि मैंने मटेरियल पे वर्क डन कितना किया। जितना ज्यादा वर्क डन उतनी ज्यादा स्ट्रेचनेस, जितनी ज्यादा स्ट्रेचनेस उतनी ज्यादा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और उतनी ही ज्यादा इनमें स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। तो वर्क डन, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन है स्टोर इन द मटेरियल, वो मटेरियल में स्टोर होगा एज इट स्ट्रेन एनर्जी, उसकी स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में इस मटेरियल में स्टोर होगा। मतलब जब मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मटेरियल स्ट्रेच होता है। जैसे मैं वर्क करना छोड़ देता हूँ तो मटेरियल वापस आ जाता है। वापस आ रहा है तो इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है तो वापस आ रहा है। तो वो जो एनर्जी की वजह से वापस आ रहा है उसे मैं स्ट्रेन एनर्जी बोलता हूँ, और वो जो स्ट्रेन एनर्जी वो मेरे पास वर्क डन के बराबर है। होप की समझ लगी है तुम लोगों को। वर्क डन की वजह से स्ट्रेचनेस, जैसे वर्क डन छोड़ूंगा मटेरियल वापस आ जाएगा। वापस आना ये बता रहा है कि एनर्जी थी तो वापस आई, जो एनर्जी उस मटेरियल के पास है उसे मैं स्ट्रेन एनर्जी बोलूंगा, और स्ट्रेन एनर्जी मेरे पास वर्क डन के बराबर है। ठीक है। तो स्टोर इन द मटेरियल एज अ स्ट्रेन एनर्जी, एंड ये जो स्ट्रेन एनर्जी है वो मेरे पास बराबर है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट्स मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ना वही अल्टीमेटली मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी के बराबर है, और ये स्ट्रेन एनर्जी इक्वल है वर्क डन के। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ये था बस ऐसे थ्योरी थी, ठीक है, जो कि तुम लोगों को अफसोस समझ लग गई। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो मान के चलो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग को मेंशन किया हुआ है। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वजह से होता है कि इसमें स्ट्रेचनेस आएगी और इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स इंक्रीज कर जाती है। जो स्प्रिंग है वो डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर जाता है या इसकी लेंथ डेल्टा एक्स इंक्रीज कर जाता है। यही बात मैंने लिखी हुई है। कंसीडर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की फॉर्म एक मटेरियल को इमेजिन करो। इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स की वजह से ये स्ट्रेच होती है थ्रू अ एक्सटेंशन डेल्टा एक्स एक्सटेंशन तक फोर्स की वजह से ये एक्सटेंड होती है, इसमें स्ट्रेचनेस आती है। ठीक है। देन वर्क डन विल बी, अब देखो फोर्स भी लगा और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुई।
कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल्टा एक्स। तो देन वर्क डन विल बी, वर्क डन मेरे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स है वो एफ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्प्रिंग में, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास वर्क है वो मेरे पास बराबर होगा फोर्स इनटू डेल्टा एक्स। लेकिन बच्चों ये जो वर्क का फॉर्मूला है मैंने अपनी वीडियोस में 12 वर्ता बताया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब फोर्स मेरे पास कांस्टेंट हो। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन अपने केस में फोर्स कांस्टेंट तो नहीं है। हमने हुक्स लॉ में ये पढ़ा हुआ है कि स्प्रिंग के केस में, क्लास 10 थोड़ा सा रिमाइंड करो कि जब मैं फोर्स लगाता हूं तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, और जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। स्प्रिंग को इमेजिन करो ना, जैसे जैसे उसे मैं स्ट्रेच करता जा रहा हूँ और जैसे उसमें स्ट्रेचनेस बढ़ती जा रही है तो मजीद स्ट्रेचनेस करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन होती जा रही है स्प्रिंग में तो मुझे मजीद एक्सटेंशन करने के लिए जो फोर्स है वो बढ़ानी पड़ रही है। फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो वर्क का फॉर्मूला है वो मेरे पास वैलिड है सिर्फ और सिर्फ वैलिड ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। लेकिन अपने केस में क्या, बट सिंस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन अपने केस में तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, बट इंस्टेड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। लेकिन ये जो फोर्स है वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के या एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी उतनी ज्यादा मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब ये मेरे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना डेल्टा एक्स के, तो उस सूरत में मैं यहाँ पे एवरेज फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ये फॉर्मूला भी हर मर्तबा वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब मेरे पास जो फोर्स है वो डेल्टा एक्स के या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली चेंज हो रही है, लेकिन चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें एक बेनिफिट हमें ये होता है कि हम फोर्स के बजाय यहाँ पे एवरेज फोर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी इसे प्रूव करते हैं। लेकिन बहरहाल जब फोर्स मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डेल्टा एक्स के तो यहाँ पे मैं फोर्स की बजाय एवरेज फोर्स इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है ना, वरना फिर तो ये फॉर्मूला मैं कैसे लगाता जब फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है। अपने केस में भी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि फोर्स चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स, और पीछे जो सी स्टडीज ये बताते हैं कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो यहाँ पे मैं सिंपल एवरेज फोर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर्मूला में। और एवरेज कैसे निकालते हैं, मेरे पास जब फोर्स जीरो थी तो एक्सटेंशन जीरो, जब फोर्स एफ हुई तो इसमें एक्सटेंशन डेल्टा एक्स, तो एवरेज कितनी होगी, एवरेज फोर्स कैसे होगा, जीरो प्लस एफ इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स, दो क्वांटिटीज है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2 इनटू डेल्टा एक्स एज इट इज साथ चलता आएगा। तो जीरो का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 एफ इनटू डेल्टा एक्स। तो जो वर्क डन है इस स्प्रिंग में वो मेरे पास बराबर होगा 1/2 एफ इनटू डेल्टा एक्स। अब इसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी कंसीडर करते हैं, देखते हैं। देखो यही, इसे अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं एक्सटेंशन भी बढ़ती जा रही है, या ऐसे मैं कह लूं कि जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो जो मेरे पास ग्राफ होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि इंस्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। जैसे जैसे डेल्टा एक्स एक्सटेंशन स्प्रिंग की बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर जो लगने वाली फोर्स है वो भी ज्यादा होनी चाहिए या होती जाएगी टू मेक फर्दर एक्सटेंशंस। ठीक है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मुझे ये बता रही है कि जो फोर्स है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। फोर्स कांस्टेंट तो नहीं, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रिक पता है कि जो एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है वो मेरे पास बराबर होता है वर्क डन के। चैप्टर 4 में मैंने इसे डिस्कस किया, यहाँ पे भी ब्रीफली बताता हूँ। तो ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट होती तो ऐसा ग्राफ बनाना था। इसके अंडर का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ में तो मेरे पास फोर्स है, विड्थ में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है। तो इसका मतलब है जो एरिया अंडर दी ग्राफ होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो मेरे पास बराबर होगा वर्क डन की। यहाँ पे देखा ना एरिया फाइंड आउट किया था लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ में फोर्स थी, विड्थ में डिस्प्लेसमेंट थी, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन के बराबर है। तो इसका मतलब एरिया अंडर दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इक्वल्स टू द वर्क डन। तो यही बात मैंने लिखी है, सिंस एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इक्वल टू द वर्क डन, सो एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये मेरे पास ग्राफ है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, ये सारा एरिया इसके अंडर आ रहा है। अब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एक्स है, एरिया अंडर द ग्राफ विल बी इक्वल टू यहाँ पे। तो जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। कैसे, देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया का फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर मैं इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर दूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल बनती है। तो इसका मतलब ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा एरिया का वो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, है ना।
जब मैं इसे दो हिस्सों में स्प्लिट करूं रेक्टेंगल को तो दो ट्रायंगल्स बनेंगी, तो इसका मतलब है एरिया भी आधा आधा हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये मेरे पास ट्रायंगल बन रही थी, तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो होगा 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे लेंथ में मेरे पास फोर्स है, विड्थ में मेरे पास एक्सटेंशन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो वर्क डन और एरिया अंडर द ग्राफ मेरे पास वर्क डन के बराबर होगा 1/2 लेंथ में फोर्स विड्थ में डेल्टा एक्स। तो अगेन वही फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे तुम लोगों को कह रहा था कि जब फोर्स कांस्टेंट ना होता है एवरेज फोर्स से जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ ग्राफिकल मेथड से भी वही फॉर्मूला ड्राइव हुआ। नाउ फ्रॉम हुक्स लॉ इसे फर्दर मॉडिफाई करते हैं। फ्रॉम हुक्स लॉ कहता है कि जो क्लास 10th में ये पढ़ा हुआ है स्प्रिंग वाले जो पहले टॉपिक में क्लास 10 चैप्टर नंबर 10, तो इसका जो पहले टॉपिक था उसमें ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स है वो मेरे पास k इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा एक्स इज द एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग, f इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ स्प्रिंग। अच्छा देखो तुम लोग कहोगे कि सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स इक्वल्स माइनस k डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं डाला। तो बच्चों यहाँ पे मतलब जो इसने यहाँ पे फोर्स इस्तेमाल की हुई है वो है एक्सटर्नल फोर्स जो कि तुम लोग लगा रहे हो, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें जो फोर्स थी वो थी रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग है, जैसे जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे तुम लोग स्ट्रेच करते हो जैसे जैसे ये डिस्प्लेस होता है वैसे वैसे इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती जाती है जो तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो जितना जितना ज्यादा इसे मैं स्ट्रेच करूंगा उतनी ज्यादा फोर्स के साथ वापस आएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसे मैं डिस्प्लेस इस तरफ कर रहा हूं लेकिन जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है वो इस तरफ हो रही है। चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे जो मैं फोर्स यूज कर रहा हूँ वो मैं एक्सटर्नल फोर्स, मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये स्प्रिंग है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई, मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल इस्तेमाल नहीं किया। तो फ्रॉम हुक्स लॉ F इक्वल्स k इंटू डेल्टा एक्स माइनस, अब तुम लोगों को पता लगे क्यों, क्योंकि वहां पे ये रिस्टोरिंग फोर्स थी और यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीछे यही सारी थ्योरी तो लिखी है कि फोर्स जो F लग रही है। तो बहरहाल बैकग्राउंड भी तो मैटर करता है कि किस बैकग्राउंड को फॉलो करते हुए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो फोर्स मेरे पास k इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 फोर्स की जगह k इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 k इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो अभी मैंने यहाँ पे बोला कि जो वर्क डन है वो मेरे पास बराबर होगी वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस, या वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज स्टोर इन द मटेरियल एज ए स्ट्रेन एनर्जी। तो वर्क डन मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है, यहाँ पे भी मैंने बोला। तो स्ट्रेन एनर्जी मेरे पास वर्क डन के बराबर होगा, कितनी स्ट्रेन एनर्जी जो सी डेवलप हुई मॉलिक्यूल या स्प्रिंग के अंदर जिसकी वजह से वो वापस आएगी। तो स्ट्रेन एनर्जी मेरे पास वर्क डन के बराबर है, जितना मैंने वर्क किया होगा उतनी स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 k इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो स्ट्रेन एनर्जी मेरे पास बराबर होगी 1/2 k इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अभी फर्दर डेरिवेशन भी है, फर्दर ये पहले मैंने लिखा हुआ है इन केस ऑफ स्प्रिंग। अब हम केस लेंगे वायर का या किसी भी और मटेरियल का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला या अल्टरनेटिव डेरिवेशन है जो कि बुक में मेंशन है, उसे देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, मेरे पास केस नंबर 2 है जिसमें मैं एक वायर इमेजिन करूंगा और उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। पहले मैंने स्प्रिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट की और उसका फॉर्मूला क्या है, एक तो ये वर्क डन फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू 1/2 f इनटू डेल्टा x। फिर स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने फाइंड आउट किया विच इज इक्वल टू 1/2 k विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डेल्टा x का स्क्वायर। अब केस 2 में मेरे पास मैं वायर को इमेजिन करूंगा, वहां पे स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। बुक में तुम लोगों को ये हेडिंग इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस सूरत में देखने को मिलेगी, है ना। बुक में ये हेडिंग लिखी होगी अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ वायर, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वायर को इमेजिन करूंगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। मेरे पास एक वायर है, उसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सामने से देखने को जो इसका एरिया होगा यहाँ से वो ए है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, और इसका जो वॉल्यूम होगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी जो लेंथ एल है तो वॉल्यूम कैसे होगा, फाइंड आउट होगा, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ अ वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया में 2 डायमेंशंस है, जब मैं इसे 3rd डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी लेंथ है एल। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स की वजह से होगा कि इसमें खिंचाव होगा, इसमें एक्सटेंशन होगी। लेट्स सपोज फोर्स लगाने की वजह से इसमें एक्सटेंशन डेल्टा एल प्रोड्यूस होती है। तो अब मुझे स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई होगी जब मैंने फोर्स किया, इसमें एक्सटेंशन डेल्टा एल प्रोड्यूस हुई, मतलब यहाँ पे जो मैंने वर्क डन किया उसकी वजह से कितनी स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर हुई।
तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कंसीडर अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, मान के चलो एक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ है एल। देन वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल विल बी, तो इस जो मटेरियल है वायर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, इफ डेल्टा एल इज द एक्सटेंशन इन द वायर, अगर डेल्टा एल जो है वो वायर में एक्सटेंशन है, कब, when F force is exerted on it, जब मैंने इस पे F फोर्स लगाई तो उसकी वजह से जो एक्सटेंशन है वो डेल्टा L प्रोड्यूस हुई है। तो शुरू में इस पे कितना वर्क डन हुआ, मैंने वायर पे कितना वर्क डन किया, इस मटेरियल पे कितना वर्क डन किया, विच इज इक्वल टू 1/2 F इंटू एक्सटेंशन, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो मेरे पास डेल्टा L के बराबर है। ये फॉर्मूला होता है ना, मतलब जो अभी हमने ड्राइव किया कि स्प्रिंग पे कितना मैंने वर्क डन किया, उसका फॉर्मूला 1/2 F इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स सी स्प्रिंग की एक्सटेंशन। अब वायर है तो वायर में जो एक्सटेंशन है उसे मैं डेल्टा एल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा एल। उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे जैसे बुक में मेंशन है सारी चीजें ना। अच्छा ठीक है, वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा एल। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि एक यूनिट वॉल्यूम है, मेरे पास वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है ना इसका, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी वॉल्यूम है, अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी फाइंड आउट करूं, तो एनर्जी फॉर पर यूनिट वॉल्यूम वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं दोनों साइड पे वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा। वॉल्यूम मेरे पास है A इंटू एल, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा, दोनों साइड पे मैं वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दूंगा। वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे भी F इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय A इंटू एल, और 1/2 साथ चलता आ रहा है। अच्छा, ये जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ U। U मेरे पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, 1/2 F इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय A इंटू एल। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया ये मेरे पास स्ट्रेस होती है, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये मेरे पास स्ट्रेन है, तो यहाँ पे U जो कि है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/2 F इंटू A की जगह मैंने स्ट्रेस लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की जगह मैंने स्ट्रेन को लिख लिया। ये फॉर्मूलाज है, हमें पता है कि स्ट्रेस जो है वो सिग्मा की साइज से रिप्रेजेंट कर दो, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, और स्ट्रेन मेरे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के बराबर है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पे वेयर U इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे जो U है वो मेरे पास है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यंग्स मॉडुलस मेरे पास बराबर होती है रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन मेरे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, इसे इधर लाके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, यहां तक। तो फोर्स अपॉन एरिया को, ये है फोर्स अपॉन एरिया की जगह, इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स अपॉन एरिया की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो पुटिंग इन 1 U विल बी इक्वल टू 1/2 फोर्स अपॉन एरिया की जगह, इसकी जगह फोर्स अपॉन एरिया की जगह 1 y इंटू डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और बाकी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास सेम क्वांटिटीज हैं, तो स्क्वायर आ जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स U इज द स्ट्रेन्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। W से स्टार्ट किया था ना, और W मैंने बोला कि वर्क डन है, वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, और ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसे मैं स्ट्रेन एनर्जी भी कह सकता हूँ, वर्क डन मेरे पास इनफैक्ट स्ट्रेन एनर्जी के बराबर है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, ये बाकी जो है वो पिछली स्लाइड वाला ही है। तो आज का टॉपिक है, इसमें हमने एक सेक्शन जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया सॉलिड्स वाला। अब नेक्स्ट सेक्शन है इसका फ्लूइड के लिए, तो तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।